हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ लिया था, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन के दो नियम पढ़े थे। पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence lies in the same plane। और दूसरा पढ़ लिया था स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। यानी उसी पे हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आज। यानी स्नेल का दूसरा नियम हमने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। जहां 1n2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप हम वेलोसिटी के साथ पढ़ेंगे। अगर ये कोई दो मीडियम हैं जिनमें लाइट की जो स्पीड्स हैं वो v1 और v2 हैं, ये मीडियम नंबर 1 है, ये नॉर्मल देखिए, ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और ये रे नंबर 1 आई आपकी फर्स्ट मीडियम में, जिसे आप कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्ट हो रही है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जिन बच्चों को ये बातें क्लियर ना हो रही हों वे पिछला वीडियो देख लें, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें नोटिफिकेशन के लिए, शेयर भी करें, लाइक भी करें। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया यहां से यहां तक ये मीडियम नंबर 1 है आपका, और ये मीडियम नंबर 2 है। अगर मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, वो v1 है, और मीडियम नंबर 2 में वेलोसिटी या स्पीड कह दो v2 है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी जो स्पीड्स का रेशियो है दोनों मीडियम में, उसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो परिभाषा है उसमें दो वैल्यू दो तरह से आप दे सकते हैं। 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यह एंगल्स के टर्म में है। और दूसरा जो आपको दे दिया गया डेफिनेशन, ये किसके टर्म में है प्यारे बच्चों? स्पीड्स के टर्म में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1n2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1n2 इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 2। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि पहले मीडियम में लाइट की जो स्पीड है हमने v1 माना है, दूसरे मीडियम में लाइट के स्पीड को हमने v2 माना है। तो 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 हो जाएगा। पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम। अब यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यह तो वेलोसिटी का रेशियो है ना भाई, v1 अपॉन v2 है ना। तो v1 की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, v2 की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल कर देंगे। तो ये यूनिट लेस होता है, जानने जैसी बात है, यूनिट लेस। यह प्योर नंबर है, यूनिट लेस होता है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो नामों से जानते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कब कब हम यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर पहला मीडियम यहाँ वैक्यूम है और दूसरा मीडियम अगर कोई भी सबस्टांस है, मैटर है, कोई ट्रांसपेरेंट मैटर है, जैसे वाटर है, केरोसिन है, या डायमंड है, ग्लास है, इस तरह से कोई भी चीज़ है, एल्कोहल है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड या सॉलिड मटेरियल हो, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। शर्त क्या हो गई कि एयर कहाँ से कहाँ जाए? वैक्यूम से मीडियम में जाए। जनरली एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया जाता है। रीजन क्या है कि जो प्रैक्टिकल्स हम अर्थ पे करते हैं वह एयर में ही करते हैं, इसलिए एयर या वैक्यूम लिख देते हैं। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 होता है, बहुत कम होता है, नियरली 1 के। तो वैक्यूम और एयर दोनों के रिस्पेक्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल with respect to vacuum is called absolute refractive index। जनरली बच्चों अगर क्वेश्चन में कह दिया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कोई एग्जाम्पल ले लिया, ग्लास इज 1.5, तो तुरंत जान जाइए
और उसके साथ किसी और वर्ड का यूज नहीं किया। कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में है। अगर किसी दूसरे सबस्टांस का नाम लेगा, जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब यहां वाटर वर्ड का उसने यूज कर दिया, तो जान लीजिए कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन अगर कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये एब्सोल्यूट हो गया। और वैक्यूम वर्ड का यूज ना किया, डायरेक्ट लिख दिया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, तब भी जान लीजिए कि वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम वर्ड कॉमन है वहां, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका। क्लियर? यानी यहां पहला मीडियम अगर वैक्यूम या एयर हो, उसमें से रे किस में जाए? अन्य मीडियम में जाए। जनरली एयर को भी ले लेते हैं बच्चों, हालांकि सही तो वैक्यूम ही है, लेकिन एयर को भी उसके साथ ले लेते हैं। तो जनरली अगर रे एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाए तो वह उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the refractive index of a material with respect to other material than vacuum is called relative refractive index. Example, ये दो मीडियम्स हैं स्टूडेंट्स, ये इसका इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये नॉर्मल है, कोई रे यहाँ आती है और यहाँ जाती है, रिफ्रैक्ट होती है। ये वैक्यूम या एयर है, एयर वैक्यूम। और यहां ग्लास है। तो जब इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लिखेंगे आप इस मीडियम पेयर के लिए, तो क्या लिखें? यहां मीडियम 1 है, 1n2, यहां एयर है तो ANG, ए माने एयर, जी फॉर ग्लास, पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है, दूसरा मीडियम ग्लास है, तो 1n2 की जगह पे ANG लिख देंगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
ग्लास। लेकिन अगर पहला मीडियम वाटर हो गया, अब देखिए दूसरी सिचुएशन, आप वाटर से ग्लास में रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। ये वाटर है, ये ग्लास है। मीडियम 1 जो है आपका वो वाटर है, और मीडियम 2 आपका क्या है, ग्लास है। तो यहां WNG लिखेंगे। पहला मीडियम वाटर हो गया, W फॉर वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। प्यारे बच्चों, यानी ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लिखा जाए या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर अदर किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्यारे बच्चों, मैंने इंडिकेशन भी समझा दिया। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तो जान लीजिए एब्सोल्यूट कहा है। लेकिन अगर रिलेटिव कहेगा तो दूसरे मीडियम का नाम लेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.53, ऐसे कुछ वर्ड का यूज करेगा। तो जान लीजिए कि कब ANG करना है, कब WNG करना है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर किसी रे के पाथ को रिट्रेस किया जाए तो सेम उसी पाथ को वो पकड़ेगी जिस पर वह आई थी। मतलब इसका क्या है प्यारे बच्चों, जैसे पहले मीडियम नंबर 1 से रे को आपने इंसिडेंट कराया और यहाँ आके इंसिडेंट की और इस पाथ से रिफ्रैक्ट हो गई। लेकिन उल्टा ट्रेस करिए, रे यहाँ से भेजिए तो वापस यहीं से जाएगी। यानी अगर रे के पाथ को उल्टा कर दिया जाए तो पहले मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जिस पाथ से गई थी, अब दूसरे मीडियम में उसी पाथ से वापस भेजिए तो पहले मीडियम में उसी पाथ से वापस चली जाएगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपने लिखा था 1n2 इक्वल टू V1 अपान V2। पहले मीडियम में स्पीड अपान दूसरे मीडियम में स्पीड। लेकिन जब दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में रिट्रेस करेंगे तो 1n2 की जगह 2n1 हो जाएगा बच्चों। ये V2 अपान V1 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। यानी पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणे मल्टीप्लाइड बाय पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर 1। यानी यू कैन राइट 1n2 इक्वल टू 1 बाई 2n1। यानी पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यू कैन राइट, यानी अगर पहला मीडियम एयर है और दूसरा ग्लास है तो ANG इक्वल टू
1/GNA। न्यूमेरिकल्स लगाते समय इन फार्मूलों का भी बहुतायत उपयोग होता है बच्चों। फार्मूले एक साथ आ रहे हैं, 3-4 फार्मूले हो रहे हैं, तो इन्हें ज़रा दिमाग में रखिएगा। पहला 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दूसरा 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, तीसरा 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। और अब कुछ जनरल बातों का डिस्कशन और करेंगे बच्चों। अगर स्पीड के टर्म में हम ये मानते हैं, ये नोट पॉइंट है आपका, मान लो पहला मीडियम हमने एयर लिया है यहाँ, और दूसरा मीडियम हमने क्या लिया है, वाटर ले लिया। तो एयर में लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं बच्चों। या यहाँ हमने एयर ले लिया और यहाँ पहली बार में हमने वाटर लिया, यानी हमने पहले पेयर क्या बनाया, यहाँ एयर लिया और यहाँ वाटर लिया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, ANW, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यही रेशियो तो बनेगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वाटर, यानी ऐसे लिख दो VA अपॉन VW, यह ANW बन गया। फिर हमने पेयर बदल दिया बच्चों, यहाँ एयर ही रहने दिया, यहाँ ग्लास ले लिया, यहाँ एयर ही रहने दिया, यहाँ ग्लास ले लिया। तो ANG बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V एयर अपॉन V ग्लास। सही बात कि नहीं, क्लियर एकदम। अब दोनों को थोड़ा डिवाइड कर दो, मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। इक्वेशन 1 इसे मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, और 1 में 2 से डिवाइड कर दो। तो ANW अपॉन ANG इक्वल टू, ध्यान देना भाई, VG ऊपर देखो, एयर दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा VG अपॉन VA, यानी वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर। VG अपॉन VW होगा बच्चों, गलती हो रहा है, यहाँ W रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करके देख लीजिए, G ऊपर चला जाएगा, A नीचे, VA से VA कैंसिल, VG अपॉन VW हो जाएगा। ये W है, मैं फिर से लिखता हूँ इसे काट के, VG अपॉन VW, यानी वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। और आपने यहां पढ़ा है कि जो मीडियम पहले रहता है उसका स्पीड न्यूमरेटर में, और जो बाद में रहता है उसका स्पीड डिनोमिनेटर में। तो ये VG अपॉन VW का रेशियो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नहीं, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो GNW, यानी ANW अपॉन ANG। इस फार्मूले से निष्कर्ष आपके सामने क्या आया बच्चों,
ये फार्मूला निष्कर्ष क्या दिया कि ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको लिखना है, GNW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये निष्कर्ष है, इक्वल टू जो मीडियम यहां बाद में है पहले उसे चुनेंगे। इस फार्मूले के हिसाब से देखिए, इसी को मैं लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन, फिर जी का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन उल्टा अगर आपसे WNG पूछ दे, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है यही, आपसे WNG पूछ दे स्टूडेंट्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो पहले न्यूमरेटर में ग्लास आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है ना स्टूडेंट्स? थोड़ा सा बड़ी कंफ्यूजिंग बातें हैं, चीज़ों को ध्यान से समअप करिएगा, ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे चीज़ों को मैं एक साथ कवर अप कर देता हूँ आपसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला पढ़ा कि 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जरूरत पड़ने पे इसका यूज आप कर लेंगे। दूसरा आपने पढ़ा 1n2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। तीसरा पढ़ा 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। और चौथा पढ़ा 1n2 इक्वल टू an2 अपॉन an1, एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में पहले का। इस तरह से ये कुछ जनरल फार्मूला आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में पढ़ डाला आपने। अब इन फार्मूलों का उपयोग और इन फार्मूलों पे हम न्यूमेरिकल्स की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सबस्टांस के मटेरियल का बहुत ही सार्वभौमिक गुण होता है। वह उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द्वारा ऑब्जेक्ट की पहचान की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है। जैसे केरोसिन है और एल्कोहल है, या केरोसिन है और पेट्रोल है। तो जनरली देख के या बहुत ज़्यादा जो ना जाना हो या यूज ना किया हो, केरोसिन पेट्रोल में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाए कलर वगैरह को देखकर, या ऐसे कोई दो लिक्विड्स हों जिनके कलर्स वगैरह मैच करते हों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा उन दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। दोनों का एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, अलग अलग आएगा और टेबल में मैच कर लेंगे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे मैच कर रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल करके सारे सबस्टांसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे गए हैं। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, एल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43, केरोसिन का 1.44, टर्पीन ऑयल का
जिसको पेंट वगैरह में मिलाते हैं 1.47, बेंजीन का 1.50। अब ग्लास में क्राउन ग्लास है तो 1.52, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, और अगर फ्लिंट ग्लास है तो 1.65। बच्चों ग्लास में भी दो तरह के ग्लास हैं, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास जो होता है उसका 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जबकि फ्लिंट ग्लास जो होता है FLINT फ्लिंट ग्लास उसका 1.65 होता है, रूबी 1.61 और डायमंड का 2.42 होता है। डायमंड ऑप्टिकली बहुत डेंसर होता है स्टूडेंट्स। एक बात और, कोई भी सबस्टांस ऑप्टिकली डेंसर हो या किसी सबस्टांस की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि वह ऑप्टिकली भी डेंसर होगा। डेंसिटी माने मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर वह डेंसर है तो उसका वह यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह ऑप्टिकली भी डेंसर होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर होने के लिए वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वह ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा। बच्चों क्लियर बात? और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन हो जाएगा? जिसमें लाइट की स्पीड जितना कम हो, जो जितना ज़्यादा स्पीड को उसके कंट्रोल कर ले जाए वो उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। इस तरह से कैमरा बनाते समय, लेंस बनाते समय जो इसके मेकर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्यूरेट नॉलेज हुए आप इन सब का निर्माण नहीं कर सकते, एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। इस तरह से यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उपयोगिता हो गई स्टूडेंट्स।